तो उन्हीं के हम एग्जांपल्स यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इमूवेबल वैरायटी ऑफ जॉइंट्स की। मैंने वो नाम लिखा दिए थे ना, सिन आर्थरोसिस, एम्फी आर्थरोसिस और डायआर्थरोसिस। तो सबसे पहले इमूवेबल जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जो सपोर्ट के लिए होते हैं बेसिकली। और इमूवेबल जॉइंट्स को हम सिन आर्थरोसिस भी बोलते हैं। यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू ज्वाइन करती है जॉइंट्स को। और इसके 3 एग्जाम्पल। देखो जॉइंट्स बहुत सारे हैं बॉडी में, बहुत तरीके के हैं, जितने नीट यूजी में आएंगे उतने हम पढ़ेंगे बस, ठीक है। तो सबसे पहले इमूवेबल वैरायटी ऑफ जॉइंट्स में आता है स्यूचर्स, दूसरा है सिंडेस्मोसिस और तीसरा है गॉम्फोसिस। स्यूचर्स मैंने आपको बताया था कि ये पाए जाते हैं स्कल वगैरह में। वहां पे क्या होता है कि एक जो फ्लैट बोन है वो दूसरी फ्लैट बोन में ऐसे घुसी हुई है, इस तरह के प्रोजेक्शंस। और इनके बीच में यहाँ पर फाइब्रस टिश्यू है जो इन्हें इतना कस के जोड़ती है कि कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इन जॉइंट्स को हम बोलते हैं स्यूचर्स। ये इमूवेबल जॉइंट्स की पहली टाइप है। दूसरी है सिंडेस्मोसिस। जनरली क्या होता है, देखो जब कोई भी लिगामेंट दो बोन्स को जोड़ता है तो इस तरह से जोड़ता है कि जुड़े होने के बावजूद उनमें थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हो सके। और अगर कोई लिगामेंट दो बोन्स को एकदम ऐसे, जैसे मैं एक धागे से ये दोनों पेन है मान लो कस के बांध दूं, तो बिल्कुल नहीं हिलेंगे। तो अगर कोई लिगामेंट बोन्स को इतना कस के जोड़े कि उनके बीच में बिल्कुल भी मूवमेंट ना हो सके, तो ऐसे जॉइंट्स को हम बोलते हैं सिंडेस्मोसिस। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे हमने देखा था रेडियस और अल्ना, वहां पर एक ज्वाइंट था रेडियो अल्नर ज्वाइंट। तो उसमें ये था कि रेडियस और अल्ना आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हो सकता है। रेडियस जो है वो अल्ना के ऐसे घूम सकती है आगे से, क्योंकि वहां पर लिगामेंट थोड़े ढीले होते हैं। पर पैरों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि पैरों में जो ज्वाइंट है टिबियो फिबुलर ज्वाइंट, जैसे वहां रेडियो अल्नर ज्वाइंट था ना, यहाँ पे टिबिया और फिबुला के बीच में ज्वाइंट होगा उसे हम कहेंगे टिबियो फिबुलर ज्वाइंट। तो ये टिबियो फिबुलर ज्वाइंट को जो लिगामेंट्स जोड़ते हैं वो इसे इतना कस के जोड़ते हैं कि यहाँ कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो हाथ उल्टे हो सकते हैं लेकिन पैर उल्टे नहीं हो सकते, क्योंकि टिबियो फिबुलर ज्वाइंट इमूवेबल वैरायटी ऑफ ज्वाइंट है, ठीक है। तो सिंडेस्मोसिस का एक ही एग्जांपल पूछा जा सकता है और वो है टिबियो फिबुलर ज्वाइंट, ठीक है। सोचो किसी लेडी में अगर कोई लिगामेंट ये बहुत ढीले हो जाए, है ना, टिबियो फिबुलर लिगामेंट्स, पैर उल्टे हो जाए। अच्छा, तो तीसरा जो एग्जांपल है वो है गॉम्फोसिस। गॉम्फोसिस को हम पेग एंड सॉकेट टाइप के ज्वाइंट भी कहा जाता है इनको, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक सरफेस जो है ना, आर्टिकुलर सरफेस, वो ऐसी होती है सॉकेट की तरह, और दूसरी उसमें घुसी होती है पेग की तरह। अब इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ये ऊपर जो है ये पेग है और ये नीचे जो है ये सॉकेट है। और यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू उन्हें इतना कस के जोड़ रही है कि यहाँ कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। जैसे दांत होते हैं ना हमारे, और फिर ये यहाँ पे ऐसे ये गम्स है। तो टूथ इन इट्स सॉकेट इज एन एग्जांपल ऑफ गॉम्फोसिस। और ये जो सॉकेट होते हैं ना, ये मैक्सिला में भी होते हैं और नीचे मैंडिबल में भी होते हैं। इन सॉकेट्स को क्या कहा जाता है पता है आपको? इनको भी हम कहते हैं एल्वियोलाई। ये वर्ड हम कई जगह सुनेंगे, लंग्स में सुनेंगे जैसे, है ना। तो ये सॉकेट्स जो होते हैं ना, ये बोनी सॉकेट से एल्वियोलाई कहलाते हैं। और इनमें ये टूथ जो घुसा हुआ है और बिल्कुल इमूवेबल टाइप के जॉइंट्स है। तो ये हो गए फर्स्ट वैरायटी ऑफ जॉइंट्स, जिनको हमने कहा सिन आर्थरोसिस। और उनकी 3 वैरायटी, फ्यूचर, सिंडेस्मोसिस और गॉम्फोसिस। अब हम पढ़ेंगे दूसरी जो वैरायटी ऑफ जॉइंट्स है, जिनको हमने कहा था स्लाइटली मूवेबल वैरायटी, यानी कि एम्फी आर्थरोसिस। उनको हम कार्टिलेजिनस जॉइंट्स भी कहते हैं।
मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सिनआर्थरोसिस जॉइंट्स का एक्चुअल स्ट्रक्चरल नेम क्या है, फाइब्रस जॉइंट्स। सारे नाम याद रखने हैं। तो हमने फाइब्रस जॉइंट्स तो पढ़ दिए हैं, अब हम कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। बना लिया? चलिए, तो सेकेंड वैरायटी ऑफ जॉइंट्स, इनको हम कह रहे हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स या एम्फी आर्थरोसिस। एम्फी आर्थरोसिस या कार्टिलेजिनस जॉइंट्स बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला है प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स और दूसरा है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। जो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं, इनको हम लोग सिनकॉन्ड्रोसिस भी कहते हैं, जबकि जो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं, इनको हम सिम्फाइसिस भी कहते हैं। सिनकॉन्ड्रोसिस और सिम्फाइसिस तो क्यों कहते हैं अभी पता चलेगा। जैसे ना प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट्स में क्या होता है, सपोज ये एक बोन है और ये दूसरी बोन है, तो दोनों ही बोन्स जो है ना, उनके बीच में हाइलीन कार्टिलेज का पैड या डिस्क है जो उनको आपस में जोड़ रहा है। यहाँ पे ये ऐसे होते हैं प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट्स। जबकि सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट्स में क्या होता है, जैसे ये एक बोन है, ये इधर दूसरी बोन है, तो दोनों बोन्स के ऊपर हाइलीन कार्टिलेज का कवर तो या पैड तो होता है, लेकिन both sides the hyaline cartilage is present, but it is separated by a disc of fibrocartilage। तो हाइलिन कार्टिलेज के बाद के अलावा उनके बीच में यहाँ फाइब्रोकार्टिलेज की एक डिस्क भी होती है। ये होते हैं सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट्स। तो दिखने में तो ये फर्क हो गया। अब जो प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट्स होते हैं, ये सारी जिंदगी नहीं रहते हैं। दीज जॉइंट्स डिसअपियर आफ्टर सर्टेन एज। ये एक उम्र के बाद खत्म हो जाते हैं या डिसअपियर हो जाते हैं। जबकि सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट्स जो हैं, दीज जॉइंट्स परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, मतलब ये सारी जिंदगी रहते हैं। ऐसा क्यों? तो दो तरह के जॉइंट्स हमने देखे, एक जो है वो एक एज के बाद डिसअपियर हो जाते हैं और दूसरे वाले सारी जिंदगी रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है, एक एज के बाद ये जो हाइलिन कार्टिलेज है ना, इसका ऑसिफिकेशन हो जाता है। यानी ये जो हाइलिन कार्टिलेज है, ये खुद बोन में कन्वर्ट हो जाता है, और जब इसका ऑसिफिकेशन हो जाएगा और ये खुद ऐसे यहाँ पे क्या होगा, ग्रीस कैसे हटेगा?
ठीक है, अगर इसका खुद ऑसिफिकेशन हो गया और ये बोन में कन्वर्ट हो गया तो दोनों बोन्स आपस में जुड़कर एक सिंगल बोन बना लेंगी और ज्वाइंट गायब हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो ये ज्वाइंट ना एक एज के बाद गायब हो जाते हैं, जबकि जो सेकेंडरी कार्टिलेज ज्वाइंट्स है ना, इसमें क्या होता है कि एज के बाद इसका तो ऑसिफिकेशन हो जाता है हाइलीन कार्टिलेज का, लेकिन किसका नहीं होता है? फाइब्रो कार्टिलेज का। तो ये कभी भी आपस में फ्यूज होकर एक सिंगल बोन नहीं बनाते हैं और ये दो अलग अलग बोन्स ही रहते हैं। तो इसे कहा जाता है सेकेंडरी कार्टिलेज ज्वाइंट। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, सिन कॉन्ड्रोसिस सिम्फाइसिस। नहीं आ रहा समझ में? सिन यानी फ्यूजन, सिनगेमी, कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज, तो कार्टिलेज में फ्यूजन टू फॉर्म अ सिंगल बोन, सिम्फाइसिस। सिम मतलब सिम्बायोसिस, सुना है कभी? साथ साथ, टुगेदर, टुगेदर। फाइसिस मतलब parts of a bone, epiphysis, diaphysis, metaphysis. So parts of a bone held together but do not fuse to form a single bone, symphysis। फ्यूजन हो गया तो सिनकॉन्ड्रोसिस। तो ये दो तरह के हो गए जॉइंट्स। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह के जॉइंट्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे इनके वो एग्जांपल्स जो पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम इनके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो मुझे आप प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के एग्जाम्पल बताइए। पहला एग्जाम्पल है जैसे ज्वाइंट बिटवीन एपीफाइसिस एंड शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन। समझ में आया नहीं आया? ये एक एज के बाद गायब हो गए। दूसरा एग्जाम्पल बताइए, ज्वाइंट बिटवीन इलियम प्यूबिस एंड इस्कियम। नहीं याद आया? तो इसका मतलब दूसरा एग्जाम्पल इसका कौन सा हो गया? हिप बोन। हिप बोन लिख लो या ज्वाइंट बिटवीन इलियम प्यूबिस एंड इस्चियम लिख लो। मैं ऐसे लिख देता हूँ, इलियम प्यूबिस एंड इस्चियम, आप पूरा लिख लेना। तीसरा एग्जांपल बताओ, ज्वाइंट बिटवीन द बॉडीज ऑफ सैक्रल वर्टिब्रास। नहीं आई बात समझ में? पांच थी ना, तो उनकी जो बॉडी है बिटवीन सैक्रल वर्टिब्रा, उनके बीच के ज्वाइंट भी तो यही है। और चौथा बताओ, कॉक्सीजियल वर्टिब्रा। तो ये कुछ कॉमनली पूछे जाने वाले एग्जाम्पल हैं प्राइमरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स की। अब बात करते हैं सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स की। पहला एग्जाम्पल सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट्स का, अगर हम पहला एग्जाम्पल देखें तो वो है प्यूबिक सिम्फाइसिस। नाम में ही सिम्फाइसिस है। क्यों? देखो, एक तरफ की इलियम, इस्चियम और प्यूबिस फ्यूज हो गई और एक सिंगल हिप बोन बन गई, कॉक्सल बोन। दूसरी तरफ की इलियम, इस्चियम, प्यूबिस फ्यूज हो गई और एक सिंगल बोन बन गई। पर दोनों हिप बोन्स जब आपस में आगे की तरफ अपने प्यूबिस से प्यूबिस को फ्यूज करती हैं तो वो फ्यूज होकर एक सिंगल बोन नहीं बनाता है, क्योंकि इलियम, इस्चियम, प्यूबिस के बीच का ज्वाइंट तो प्राइमरी था। इधर भी इलियम, इस्चियम, प्यूबिस के बीच का ज्वाइंट प्राइमरी था, पर प्यूबिस से प्यूबिस का ज्वाइंट सेकेंडरी है। अगर वो भी प्राइमरी होता तो हम कहते हैं कि पेल्विस में एक ही हिप बोन होती है विच इज फाउंड बाय फ्यूजन ऑफ सिक्स बोन्स। नहीं, हम कहते हैं कि पेल्विस में दो हिप बोन्स होती हैं, ईच इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स, क्योंकि वो उनके बीच का जो प्यूबिस से प्यूबिस का ज्वाइंट है वो कैसा है? वो सेकेंडरी है। और उनके आपस के इलियम, स्टेम, प्यूबिस के ज्वाइंट प्राइमरी थे। दूसरा एग्जांपल, ज्वाइंट बिटवीन बॉडीज ऑफ सर्वाइकल और थोरैसिक और लंबर वर्टिब्रा। चलो मैं ये समझा देता हूं। तो वापस से अगले पेज पे आते हैं, फिर वापस से आ जाएंगे। देखो, सर्वाइकल, थोरैसिक या लंबर वर्टिब्रास की जो बॉडीज हैं वो सैक्रम और कॉक्सिक्स की तरह आपस में फ्यूज नहीं है, वो सेपरेटेड है। ये बॉडीज, बॉडी से बॉडी के बीच के ज्वाइंट की बात कर रहा हूं मैं, तो पीछे वाले ज्वाइंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये जो यहाँ पे बताए थे मैंने, ये अलग है, याद आया आपको? ये अलग है, इनके बारे में अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं बॉडी से बॉडी के बीच कर, दो वर्टिब्रास की बॉडी जो है
इट इज सेपरेटेड बाय डिस्क ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज, याद आया आपको, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो ये सर्वाइकल हो सकती है, ये थोरेसिक हो सकती है, या फिर ये लंबर भी हो सकती हैं। इनके बीच में ना, इनकी बॉडीज के बीच में जो ज्वाइंट होता है वो एक सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है, जबकि सैक्रम और कॉक्सिस के बीच का प्राइमरी है। अगर सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर वर्टिब्रा की बॉडीज के बीच के ज्वाइंट भी सैक्रम और कॉक्सिस की तरह प्राइमरी होते तो हम कहते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम के नाम पे हमारे पीछे एक रॉड होती है। एक रॉड थोड़े ना होती है, 26 टुकड़े होते हैं उसमें, क्योंकि 24 टुकड़े तो ये बनाते हैं, और 25 सैक्रम और 26 कॉक्सिस। ये बात समझ में आ रही है? तो इसलिए, क्योंकि ये जो ज्वाइंट्स है ना बॉडीज से बॉडीज के बीच के, ये सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स में आते हैं, ये वाले ज्वाइंट्स। ये मत देखना, ये तो बाद में पढ़ाऊंगा, साइनोवियल है, ये अलग है पीछे। यहाँ तक बात समझ में आई? तो हमने यहाँ क्या लिखा है, ज्वाइंट बिटवीन बॉडीज ऑफ सर्वाइकल या थोरेसिक या लंबर वर्टिब्रास। ये हो गए हमारा कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स। तो हमने सेकंड वैरायटी ऑफ ज्वाइंट्स भी पढ़ लिए हैं, जिन्हें हम कह रहे हैं कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स। आप लिखना चाहो तो लिख लो इसमें से जो। फिर हम पढ़ेंगे मोस्ट मोबाइल वैरायटी, यानी थर्ड वैरायटी ऑफ ज्वाइंट्स, जिन्हें हम कहते हैं साइनोवियल ज्वाइंट्स। हो गया? तो ये हमने कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ा। अब हम साइनोवियल ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। डायआर्थ्रोसिस या साइनोवियल ज्वाइंट्स, these are the most mobile variety of joints. तो एक टिपिकल साइनोवियल ज्वाइंट कैसा दिखता है वो मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ। सपोज ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, ठीक है। ये बोन्स की आर्टिकुलर सरफेसेस हैं जो आपस में मूव करेंगी। दोनों ही बोन्स की आर्टिकुलर सरफेसेस के ऊपर हाइलीन आर्टिकुलर कार्टिलेज की डिस्क पाई जाती है। ये जो हाइलीन आर्टिकुलर कार्टिलेज की डिस्क है, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करती है और फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करती है। पूरा का पूरा ज्वाइंट एक फाइब्रस कैप्सूल में बंद होता है। तो पूरा का पूरा ज्वाइंट जो है वो एक फाइब्रस कैप्सूल में बंद होता है। और वो कैप्सूल अंदर से एक मेम्ब्रेन से लाइंड होता है, जिसको हम कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। और ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर की जो कैविटी है उसको हम कहते हैं साइनोवियल कैविटी। और इस कैविटी में
इसी साइनोवियल मेम्ब्रेन से सिक्रीटेड फ्लूइड भरा हुआ होता है, बिल्कुल वाटरी फ्लूइड है ये, जैसे टीयर्स होते हैं, इसे कहा जाता है साइनोवियल फ्लूइड। सो दिस इज साइनोवियल कैविटी filled with synovial fluid. अब ये फ्लूइड जीरो फ्रिक्शन कर देता है बिकॉज इट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट। ठीक है, तो इट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट और कुछ हद तक न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रहा है, और मेनली इट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट, क्योंकि कोई भी ज्वाइंट जो बिल्कुल फ्रिक्शन फ्री होगा तो उसके अंदर लुब्रिकेंट तो होना जरूरी ही है। ये है साइनोवियल ज्वाइंट्स, द मोस्ट मोबाइल वैरायटी ऑफ ज्वाइंट्स। इनको अब हम पढ़ेंगे इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी में। कभी आपने देखा साइनोवियल ज्वाइंट्स में कई बार आवाज भी आती है, उंगली उंगली चटकती, तो उंगलियां क्यों चटकती हैं? और एक बार चटक जाएगी ना तो थोड़ी देर तक दोबारा नहीं चटकेगी फिर, और अगर दोबारा चटक गई मैक्सिमम 2 बार तो फिर तीसरी बार नहीं चटकेगी, फिर वो 1 2 3 घंटे बाद ही होगा जो होगा। ऐसा क्यों? तो ये उंगलियां क्यों चटकती हैं? बचपन से देख रहे हो, कौन बताएगा? देखो होता क्या है, ये जो साइनोवियल फ्लूइड है ना, इसमें डिजोल्व्ड गैसेस भी हैं, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मेनली। तो ये क्या होता है कि ये डिजोल्व गैसेस के ना बबल्स बन जाते हैं कभी कभी यहाँ ऐसे, और अगर ये बबल्स जो है ना आपस में कोलिज करके एक बिग बबल बना ले ऐसे, ये देखो, एक तो ये रीजन, तो उसको फोड़ोगे ना तो चटकाओगे ऐसे उंगली तो कई बार बबल फूटता है, तो कई बार ये मतलब छोटे छोटे बबल्स में टूट जाता है ये। तो अब ये नहीं चटकेगा, दोबारा आवाज नहीं आएगी, थोड़ी देर में कुछ घंटों में फिर वापस से जुड़ जाएगा, फिर एक बड़ा बबल बना लेगा, फिर फोड़ दो तो फिर ये छोटे छोटे बबल्स में टूट जाएगा। और कभी कभी एक बड़ा बबल 2 छोटे बबल्स में टूटता है, तो एक बार और फोड़ सकते हो आप, फिर वो छोटे छोटे में टूट जाएगा, और उसके बाद फिर वो थोड़ी देर तक नहीं चटकेगा। इसके अलावा जब ये फूटता है तो उस वक्त एक चीज और इस साउंड को एम्पलीफाई करती है, फ्रिक्शन फ्री हाइलीन कार्टिलेज की सर्फेसिस का एक दूसरे पे फिसलना। जैसे एकदम चिकनी सरफेस पे आप फिसलो तो आवाज आई, है ना? तो वैसे ही यहाँ पे एकदम फ्रिक्शन फ्री सर्फेसेस आपस में एक दूसरे रगड़ खाती हैं और बबल फूटता है, तो इसकी वजह से वो साउंड प्रोड्यूस होता है। खैर, हम जो ये नहीं आएगा नीट में। तो ये तो हमने एक बात करी कि साइनोवियल जॉइंट्स कैसे दिखते हैं। अब हम इन साइनोवियल जॉइंट्स को में से जो एग्जाम्पल नीट में पूछे जाते हैं, सिर्फ वही एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस करेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी। दूसरी बात, ज्वाइंट जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं उनके मूवमेंट्स आपको पढ़ाऊंगा, और आप ज्वाइंट हिला को देखोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको ज्वाइंट को मूव करके नहीं देखना है, आपको जो मैं बता दूंगा एग्जाम्पल वो कौन सा ज्वाइंट है, किस टाइप का ज्वाइंट है, मैं प्रूव भी कर दूंगा कि ये इस टाइप का ज्वाइंट है, पर आपको याद करके जाना है, वरना फिर आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। उसी वक्त देखो चाहिए ज्वाइंट ऐसे मूव हो रहा है, इसका आंसर ये होगा, तो फिर वो गलत हो जाता है। तो ये बना लिया आपने, ये भी लेवलिंग के लिए आ जाता है कि कार्टिलेज ये क्या है, किसका फंक्शन क्या है, पर अब तो क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर होता नहीं है, और फिर भी आ सकता है, अभी भी आ सकता है, मतलब लेबलिंग के लिए कि ये पार्ट है ए, इसका फंक्शन क्या है, या बी का फंक्शन क्या है, या ऐसे कुछ भी लेबलिंग आ सकती है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं और इनको इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी में पढ़ते हैं। सबसे पहले सबसे कम मोबाइल वाले प्लेन साइनोवियल ज्वाइंट, इनको हम ग्लाइडिंग ज्वाइंट भी कहते हैं। इनको ग्लाइडिंग ज्वाइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा ग्लाइडिंग मूवमेंट ही परमिट करते हैं। सो दे परमिट कुछ रगड़ भरा या ग्लाइडिंग मूवमेंट, बस सम डिग्री ऑफ ग्लाइडिंग मूवमेंट ओनली। दो एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। पहला एग्जांपल जो आपको इसका याद रखना है, वो है ज्वाइंट बिटवीन कार्पल्स। जो आपकी 8 कार्पल्स हैं, अगर आप याद करें कैसे थी वो, तो सपोज ये रेडियस है और ये इधर अल्ना है, तो यहाँ पे जो
रिस्ट जॉइंट की बात नहीं हो रही है, जो नीचे यहाँ पर 2 रोज में जो कार्पल्स थी ना, इनकी बात कर रहा हूँ। तो इन कार्पल्स के बीच का जो जॉइंट है वो एग्जाम्पल है ग्लाइडिंग जॉइंट का, ठीक है, या प्लेन साइनोवियल जॉइंट्स का। दूसरा एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है वो है बिटवीन आर्टिकुलर प्रोसेसेस, जिनको हम एक नाम से और बुलाते हैं ज़ाइगोपोफाइसिस ऑफ वर्टिब्रा। इसमें सर्वाइकल हो, थोरेसिक हो या लंबर हो, आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि बॉडी से बॉडी के बीच के जॉइंट अलग हैं, और ये जो पीछे वाले हिस्से हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे जो निकले हुए हैं यहाँ, ये भी तो आपस में ज्वाइन, यहाँ पे हल्का हल्का ग्लाइडिंग मूवमेंट हो सकता है। ये लिगामेंट्स की मदद से जुड़े होते हैं, ऐसे ऐसे हल्का सा हम ऐसे मुड़ते हैं, ऐसे मुड़ते हैं, तो यहाँ पीछे हल्का हल्का मूवमेंट होता है। तो इनको हम कहते हैं प्लेन साइनोवियल जॉइंट्स, क्योंकि हल्का हल्का ग्लाइडिंग मूवमेंट परमिट करते हैं। दूसरी जो वैरायटी है वो है हिंज जॉइंट। कब्जा संधि या हिंज जॉइंट क्या होता है? जैसे दरवाजे के कब्जे होते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, दूसरे में नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, हिंज जॉइंट्स में मूवमेंट्स आर परमिटेड in one plane on transverse axis, सिर्फ ट्रांसवर्स एक्सिस पर ही मूवमेंट्स परमिटेड होते हैं एक ही प्लेन में। देखो जितने भी हिंज जॉइंट है ना तुम्हारी बॉडी में, सारे के सारे कौन सी एक्सिस पे है बॉडी की? ट्रांसवर्स एक्सिस। 2 एक्सिस है ना, ये क्या थी? ट्रांसवर्स। ये क्या है? वर्टिकल। सारे ट्रांसवर्स पे हैं। देखो आप, फ्लेक्शन एक्सटेंशन एल्बो जॉइंट कौन सी एक्सिस है? ट्रांसवर्स। फैलेंजिस के भी, ये फैलेंजिस है ना, ये आगे मुड़ सकती हैं, पीछे नहीं मुड़ सकती, पीछे नहीं मुड़ सकती, सिर्फ आगे मुड़ती है ना ऐसे। कौन सी एक्सिस है? ट्रांसवर्स। ऐसे रखा ना। तीसरा ये जो जॉइंट है ना, ये नी जॉइंट, ये भी हिंज है। हालांकि एमबीबीएस में मैं इसको मैं आपको कॉन्डाइलर में पढ़ाऊंगा, मतलब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जो भी पढ़ाएगा, लेकिन अभी आप नीट के लिए इसको हिंज मानो। देखो कौन सी एक्सिस है? ट्रांसवर्स, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, है ना, ट्रांसवर्स एक्सिस। और चौथा एंकल ज्वाइंट। एंकल ज्वाइंट पे मूवमेंट बस, ये देखो, ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। आप कहोगे नहीं सर, ये पैर जो है ना वो ऐसे ऐसे भी होता ही हो, वो एंकल ज्वाइंट पे नहीं हो रहा है मूवमेंट, वो एंकल ज्वाइंट के नीचे कैल्केनियम और क्यूबॉइड जो बोन होती है ना, उनके बीच में कैल्केनियम क्यूबॉइड ज्वाइंट होता है, वहां हो रहा है। पैर का जो मूवमेंट है वो तो बस ऐसे ही होता है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। यानी एंकल ज्वाइंट भी हिंज ज्वाइंट का ही एग्जांपल है। तो जो 4 एग्जांपल्स इसमें आपको याद रखने हैं, पहला है एल्बो ज्वाइंट, दूसरा है नी ज्वाइंट, तीसरा है इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट, उंगलियां आप पीछे नहीं मुड़ती ना, आगे मुड़ती, यानी फेलेंजिस के बीच का ज्वाइंट, और चौथा है एंकल ज्वाइंट। तो इसमें आपको ये 4 एग्जाम्पल याद करके जाने हैं कि ये हिंज ज्वाइंट है। अब हम अगली वैरायटी की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो वैरायटी है वो है पाइवट ज्वाइंट। वर्टिब्रा में मतलब लिगामेंट्स। अच्छा, इसने एक बात पूछी तो मुझे एक बात और याद आई। ये पीछे लेते हैं जरा, ये ज्वाइंट है ना साइनोवियल ज्वाइंट, लिगामेंट कहाँ है? कैप्सूल के अंदर या बाहर? अंदर तो नहीं है? अरे कैप्सूल के बाहर है, यहाँ ऐसे, है ना, लिगामेंट बाहर है कैप्सूल के, कैप्सूल अंदर होता है।
लिगामेंट बाहर। चलिए, तो अब हम तीसरी वैरायटी देख रहे हैं जिसको हम कहते हैं पाइवट जॉइंट। तो ये जो पाइवट जॉइंट होते हैं ना, इसमें आर्टिकुलर सरफेस जो दो होती हैं, कैसी होती है पता है? एक होती है रिंग की तरह, या तो पूरी रिंग बोनी है या आधी बोन है और आधा लिगामेंट है। तो इसको हम बोलते हैं ऑस्टियो लिगामेंटस रिंग। मॉड्यूल में लिखा होगा पर नीट में नहीं आएगा, तो बस एक रिंग की तरह होता है ये, है ना। तो एक रिंग होती है और एक खूंटा होता है, यानी पाइवट। अब रिंग में पाइवट इस तरह से है, मतलब रिंग के अंदर पाइवट है, ठीक। अब चाहे रिंग पाइवट के चारों तरफ घूमे या पाइवट रिंग के अंदर घूमे, दोनों ही कंडीशंस में मूवमेंट सिर्फ एक ही प्लेन में और एक ही एक्सिस पे। कौन सी एक्सिस पे? वर्टिकल एक्सिस पे होंगे। तो एक आर्टिकुलर सरफेस रिंग की तरह है, दूसरी पाइवट की तरह है। रिंग में पाइवट घुसा हुआ है, चाहे पाइवट रिंग के अंदर घूमे, जैसे ये देखो रेडियो अल्नर ज्वाइंट, या रिंग पाइवट के चारों तरफ घूमे, यानी अटलांटो एक्सियल ज्वाइंट मीडियन। याद आया? नो वाला। दोनों ही सूरतों में मूवमेंट जो है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे, मूवमेंट्स आर परमिटेड in one plane on transverse, sorry, on vertical axis only. ठीक है, तो मोमेंट एक ही प्लेन में होते हैं और वर्टिकल एक्सिस पे ही होते हैं सिर्फ। दो सरफेसेस हैं, एक लिख देता हूं, ऑस्टियो लिगामेंटस रिंग है एक तो, और दूसरी है सेंट्रल बोनी पाइवट। दो एग्जांपल्स जो आपको याद रखने हैं। पहला रेडियो अल्नार जॉइंट, और दूसरा है मीडियन अटलांटो एक्सियल जॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया पाइवट जॉइंट्स। इसके बाद इससे थोड़ी और ज्यादा मोबाइल वैरायटी, जिसे हम कहते हैं कॉन्डाइलर ज्वाइंट, उसके बारे में बात करते हैं। हो गया है? तो अगली जो वैरायटी है ये है कॉन्डाइलर ज्वाइंट। कॉन्डाइलर ज्वाइंट्स में क्या होता है कि जो आर्टिकुलर सरफेसेस हैं उनका शेप कॉन्डाइल की तरह है। क्या हुआ? क्या हुआ? बता दे। हाँ, क्या? हुँ? तो आर्टिकुलर सरफेसेस आर इन शेप ऑफ कंडाइल, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, मूवमेंट्स आर permitted in two perpendicular axes।
एग्जाम्पल, वैसे तो नी ज्वाइंट भी दो परपेंडिकुलर, वहां भी सरफेसेस कॉन्डाइल की तरह है और मूवमेंट दो तरह से होता है, ऐसे भी और थोड़ा ऐसे भी, पर ये आपको नीट में नहीं याद रखना है, तो उसको हमने वहीं पढ़ लिया था, कहाँ, हिंज में। यहाँ पे जो एग्जाम्पल आपको याद रखना है वो है जॉ। सपोज जैसे ये उस दिन भी हम बना रहे थे, अभी ये हमारी मैंडिबल के कॉन्डाइल्स हैं, ये टेम्पोरल बोन के कॉन्डाइल्स के साथ आर्टिकुलेट करते हैं, क्रेन है ना। ये जो ज्वाइंट बन रहा है यहाँ, राइट और लेफ्ट जॉ ज्वाइंट, ये राइट और लेफ्ट जॉ ज्वाइंट जो है ना, अब इसका ऊपर नीचे होना, जॉ का ऊपर नीचे होना तो इसका सस्पेंशन है, जो कि क्रेनियोस्टाइलिक था, बताया था मैंने। इसके अलावा भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस में जॉ मूव हो सकता है, इसके अलावा ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे आगे पीछे। तो ये जो दो परपेंडिकुलर एक्सिस में मूव हो रहा है ना, तो जॉ जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्डाइलर जॉइंट। और यहाँ पे जो मसल है, जॉ मसल, मैसेटर जिसे हम बोलते हैं, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द हार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी। तो अब यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, फीमर, अच्छा बता दिया। तो अब कई कई बेवकूफ पता है इसको पढ़ाते हैं, ये जॉ बोन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, जॉ मसल है, जॉ बोन नहीं, बोन है फीमर। चलिए, तो ये हो गया कॉन्डाइलर जॉइंट के बारे में। अगली वैरायटी जो इससे इसके बाद हम पढ़ेंगे वो है इलिप्सॉइड जॉइंट्स। चले आगे। नेक्स्ट वैरायटी ऑफ जॉइंट्स इज इलिप्सॉइड। अब इलिप्सॉइड जॉइंट में भी क्या होता है कि मूवमेंट्स आर परमिटेड इन टू परपेंडिकुलर एक्सिस। फिर इसमें और इसके पिछले वाली में यानी कॉन्डाइलर में फर्क ही क्या है? फर्क यह है कि यहाँ आर्टिकुलर सरफेस का शेप कॉन्डाइल की तरह नहीं होता। So articular surfaces are not in shape of condyle. एग्जाम्पल दो याद रखने। पहला एग्जाम्पल है रिस्ट ज्वाइंट। देखो ये जो आपका रिस्ट ज्वाइंट है, यहाँ पे मूवमेंट दो परपेंडिकुलर एक्सिस पे हो सकता है, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, बस ऐसे और ऐसे। आप कहोगे सर ये देखो ये नहीं, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस मूवमेंट इज ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस ज्वाइंट्स। अगर सिर्फ रिस्ट ज्वाइंट को देखोगे तो वहां पे बस ऐसे होगा और ऐसे होगा, बस, ये कुछ नहीं है, इसमें बहुत सारे ज्वाइंट्स हैं। तो याद रखना, रिस्ट ज्वाइंट पे मूवमेंट बस दो परपेंडिकुलर एक्सिस में हो रहा है, ऐसे, बैठ जाओ अभी, ऐसे है अभी नहीं। तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, आप अपनी उंगलियां देखिए, अंगूठा नहीं, उंगलियां, ये चार उंगलियां, उंगली दो परपेंडिकुलर एक्सिस में मूव कर सकती है, ऐसे ऐसे और ऐसे।
बस, और कोई मूवमेंट नहीं है। आपको सर ये देखो, ये नहीं है, वो उसमें आप रिस्ट भी घुमा रहे हो, नहीं सर नहीं घुमा रहे, अभी भी देखो ये नहीं, अरे वो स्क्वायर घूम रही है, दूर से सर्कल लग रहा है आपकी विजुअल एक्यूटी की वजह से। व्हाट इज अ स्क्वायर, व्हाट इज अ सर्कल रादर, पॉलीगॉन विद इनफाइनाइट कॉर्नर्स। तो जैसे आप दूर जा रहे हैं ना, तो वो लग रहा है कि जैसे वो सर्कल है, वो सर्कल है नहीं, वो स्क्वायर है। ठीक है, तो याद रखना फिंगर, तो फिंगर के जॉइंट्स को हम बोलते क्या है, क्या है ये जॉइंट, ये क्या थी बताओ, ये थी मेटाकार्पल्स, और ये क्या है, फेलेंजिस। तो इन जॉइंट्स का नाम होगा मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। तो मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट इनका असली नाम है। तो ये हो गए एलिप्सॉइड जॉइंट। नेक्स्ट जो वैरायटी है जॉइंट्स की, चले, वो है सैडल जॉइंट्स। सैडल मतलब समझते हो, घोड़े की काठी। तो सैडल जॉइंट जो है, ये सेकंड हाईएस्ट मोबिलिटी है इनकी। हाईएस्ट किसकी है, बॉल एंड सॉकेट की। और इनको पुअरली डेवलप्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कह सकते हैं। यहां पर जो आर्टिकुलर सरफेसेस हैं जो आपस में मूव करेंगी, दे आर रेसिप्रोकली कॉनकेवो कॉन्वेक्स। आर्टिकुलर सरफेसेस आर रेसिप्रोकली कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इसका क्या मतलब होता है, एक ही सरफेस में कॉनकेव भी है और कॉन्वेक्स भी है। कैसे, घोड़े की काठी देखी कभी, ऐसे होती है कॉनकेव, पर आगे और पीछे से कॉन्वेक्स। छोड़ो, यहाँ हमारे पास पानी की बोतल रखी है, इसको देखो। अब आप बताओ मुझे, ये जो सरफेस है ये क्या है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है ना, पक्का। इस प्लेन में तो कॉनकेव है ये, पर इस प्लेन में, इस प्लेन में क्या है, कॉन्वेक्स है ना। तो ये प्लेन कॉनकेव है और ये वाली कॉन्वेक्स। थोड़ा पानी पीना है, पी ले मुगल, क्यों हम्म, या हिस्टेरिकल हो गया है। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान दो, ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स। ठीक है, अब इसमें जो दूसरी बोन फिट होगी ना, इसका कॉनकेव उसमें कॉन्वेक्स होगा, और उसका जो, इसका जो कॉन्वेक्स है वो उसमें ऐसा होगा कॉनकेव। समझ में आई बात। तो यहाँ काफी मूवमेंट हो सकता है, उतना तो नहीं जितना बॉल एंड सॉकेट में, लेकिन काफी हो सकता है। तो इसलिए हम उनको बोलते हैं पुअरली डेवलप्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, या जॉइंट्स विद द सेकंड हाईएस्ट डिग्री ऑफ मोबिलिटी। तो जो दो एग्जांपल्स आपको इसमें याद रखने हैं, पहला है जो हमारा थंब है, उस देखिए, ये थंब, क्या ये फिंगर से ज्यादा मोबाइल नहीं है, जो फिंगर्स होती हैं उनके कंपैरिजन में थंब की मोबिलिटी ज्यादा है। ये बात समझ में आई नहीं, देखो उंगलियां एक दूसरे को टच नहीं कर सकती मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, लेकिन थंब सभी उंगलियों को आसानी से टच कर सकता है, और थंब की मोबिलिटी भी फिंगर से ज्यादा है। इसे कहते हैं अपोजेबल थंब, उंगलियों के अगेंस्ट अंगूठा। तभी तो हम चीजों को ये पकड़ सकते हैं,
क्योंकि हमारा जो थंब है उसका ज्वाइंट फिंगर्स के ज्वाइंट की तरह एलिप्सॉइड नहीं है, वो सैडल ज्वाइंट है, वो ज्यादा मोबाइल है, तभी हम चीजों को पकड़ सकते हैं। अपोजेबल थंब, ये बंदर परिवार की विशेषता है, अपोजेबल थंब प्राइमेट्स की, मंकी फैमिली, है ना। तो हम गिलहरी बेचारी ऐसे खाती है, कोई भी चीज खानी हो तो आप देखो, ऐसे थोड़ी बंदर और इंसान ऐसे खाते हैं। गाय ऐसा मुंह से घास खाती है, टोकरी में मुंह फंस जाता है भागरी में, देखा आपने, फंस जाता तो क्या करे, उसका मुंह के अलावा कुछ है ही नहीं पकड़ने के लिए। तो ये थंब जो ज्वाइंट है ना, ये ज्वाइंट बेसिकली ज्यादा मोबाइल है। और इस ज्वाइंट का नाम क्या है, अगर हम ये देखें तो यहाँ देखिए, दो ही तो फैलेंजेस हैं इसमें, ये तो मेटाकार्पल है और ये कार्पल, और मूवमेंट कहाँ हो रहा है, मूवमेंट फिंगर्स के ज्वाइंट की तरह मेटाकार्पोफैलेंजियल पे नहीं हो रहा है। ये दो फैलेंजेस हैं और ये मेटाकार्पल है, और मूवमेंट यहां हो रहा है, यहां। समझ में आई बात। तो थंब के ज्वाइंट का नाम मेटाकार्पोफैलेंजियल नहीं है, क्या है, कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट, और इसे कहेंगे फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट। क्यों, क्योंकि नंबरिंग हमेशा थंब की तरफ से होती है। तो थंब ज्वाइंट का असली नाम क्या है, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट। दूसरा एग्जांपल पूछा नहीं जाता है, पर जो मैं पैर को घुमा रहा था कैल्केनियम और क्यूबॉइड के बीच, यानी कैल्केनियो क्यूबॉइड ज्वाइंट, ये भी सैडल का ही एग्जांपल है। हाँ, ये तुम जिस तरह से अपने हाथ को मूव कर रहे हो, इसमें 4-5 जॉइंट्स घुमा रहे हो तुम कौन से जॉइंट्स के बारे में पूछना चाहते हो। ये जो मूवमेंट आप कर रहे हो ना, ये रिस्ट वाला, इसमें आप एलिप्सॉइड ज्वाइंट और ग्लाइडिंग ज्वाइंट, दोनों ज्वाइंट का कॉम्बाइंड मूवमेंट कर रहे हो आप, एक ज्वाइंट थोड़ी है। और थोड़ा ऐसे ऐसे कर लो, प्रोनेशन सुपिनेशन भी हो गया इसमें, रेडियो अल्नर ज्वाइंट भी आ गया साथ में, सारे ज्वाइंट मिला लो ऐसे। ऐसे थोड़ी एक एक ज्वाइंट को आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा ना। चलिए, तो ये हो गए सैडल ज्वाइंट। और फाइनली मोस्ट मोबाइल वैरायटी ऑफ ज्वाइंट्स, जिसको हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। हिंदी में क्या बोलते हैं, कंदुक खल्लिका संधि। हिंदी में बोलूं, कंदुक खल्लिका संधि में एक गतिमान सतह खोखल की भांति होती है, तथा दूसरी गतिमान सतह एक गेंद की भांति होती है। और गेंद नहीं, गेंद जो गेंद खल्लिका के अंदर अनंत गतियों पर अनंत धुरियों पर गति कर सकती है, ऐसे बोलते हैं। अबे सोचा, जब मैं एमबीबीएस करके आया हूँ, मैंने हिंदी मीडियम भी पढ़ाया था एलएन पे, तो मैं अपने मेरे दिमाग में वो चलता था ट्रांसलेटर, पहले मैं उसे इंग्लिश में बोलता था दिमाग में, फिर उसे हिंदी में बोलता था, फिर उसे ट्रांसलेट करता था। तो खैर अब तो सीख लिया, फिर भी किसी ने कभी कहा नहीं कि मैंने हिंदी मीडियम को अच्छा नहीं पढ़ाया, कोशिश यही करी। वो बच्चों को पता नहीं चलता था कि वो सब सोचते थे सब तो हिंदी मीडियम से ही है। तो अगर आप आपको तो एक आपको एक फायदा और बताता हूँ इसमें क्या रहता है, आप अगर डुअल लैंग्वेज का पेपर लेते हो ना, तो कई बार आप फंस जाते हो अपनी लैंग्वेज में, तो आपको एडवांटेज मिलेगा। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ डुअल लैंग्वेज का ही पेपर लेना आप। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, नीट में जो हिंदी वाला मीडियम का पेपर आता है ना, वही लेना। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आप हिंदी मीडियम वाला पेपर ले रहे हो, रफ वर्क भी ज्यादा करने को मिलेगा, कोई समझना है तो वही मिल जाएगा, तो आप किसी हिंदी भाषी स्टेट को ही सेंटर लेना। ऐसा गजब मत कर देना कि आप फिर उसमें गड़बड़ हो जाती है कई बार, कि आप वेस्ट बंगाल चले गए और आपने वहाँ हिंदी मीडियम पेपर उसमें भर दिया, तो वहाँ लास्ट मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है, ऐसा हुआ है बच्चों के साथ। तो इफ यू आर चूजिंग योर सेंटर इन नॉर्थ इंडिया, देन ओनली टेक ए हिंदी मीडियम पेपर। आप बैंगलोर या चेन्नई सेंटर ले रहे हो और फिर हिंदी मीडियम मांगोगे, तो वहाँ या तो वो देते ही नहीं है, आजकल तो सॉफ्टवेयर में ऐसा कर दिया है, नहीं तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है फिर। यूपी बिहार में तो सब हिंदी बोलते हैं। चलो,
हाँ, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है, एक आर्टिकुलर सरफेस कैसी है, देखो इस तरह से एक सॉकेट की तरह, तो ये तो हो गया सॉकेट, और दूसरी आर्टिकुलर सरफेस जो इसमें घुसी हुई है वो है ऐसी, ये है बॉल। सो मूवमेंट कैन ऑकर इन इनफाइनाइट एक्सिस। तो मूवमेंट इनफाइनाइट एक्सिस में हो सकते हैं। दिस इज द मोस्ट मोबाइल वेराइटी ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। और ये जो वैरायटी है ये मूवमेंट ही नहीं, मूवमेंट के साथ साथ लोकोमोशन में भी हेल्प करती है, हेल्प्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ठीक है। जो एग्जांपल्स आपको नीट के लिए याद रखने हैं वो है हिप जॉइंट, और दूसरा है शोल्डर जॉइंट। तो ये तो हो गया आपका टाइप ऑफ जॉइंट्स खत्म। लेकिन कुछ बातें और बता देता हूँ जो एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट में लिखी हैं, पुरानी वाली में ज्यादा लिखी थी, कि हमारी बॉडी के कुछ जॉइंट्स ना लीवर की तरह बिहेव करते हैं। लीवर नहीं जो ग्लाइकोजन स्टोर कर रहा है, लीवर फिजिक्स वाला। हाँ, चलो, तो कैसे, चलिए देखते हैं। हो गया ये? तो फिजिक्स में आपने लीवर पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में। एक होता है फर्स्ट क्लास लीवर, एक होता है सेकंड क्लास लीवर, और तीसरा है थर्ड क्लास लीवर। क्या फर्क होता है तीनों में? फर्स्ट क्लास लीवर, जैसे तीन चीजें ना, एफर्ट, फल्क्रम और रेजिस्टेंस, सुनिए नहीं सुनी? रेजिस्टेंस यानी कि लोड। तो फर्स्ट क्लास लीवर में क्या चीज बीच में होती है बताओ? फल्क्रम बीच में होता है, एक तरफ एफर्ट और एक तरफ रेजिस्टेंस या लोड। एग्जाम्पल इज सी सॉ या तराजू। अब सी सॉ या तराजू में क्या होता है ये देखो, ये फल्क्रम है, ठीक है। एक तरफ रेजिस्टेंस या लोड है जो ये नीचे लग रहा है, और इसको उठाना है तो इधर से हम क्या डालेंगे नीचे की तरफ? एफर्ट। तो अगर ये बीच में रखा है तो जितना एफर्ट उतना में उतना रेजिस्टेंस होगा, लेकिन अगर ये आर्म लंबी कर देंगे तो कम एफर्ट में ज्यादा रेजिस्टेंस डील किया जा सकता है। ऐसा कुछ सुना है आपने, है ना? तो वो गाड़ी होती है ना रेलवे स्टेशन पे सामान उठाने वाली, वो वही है। तो फर्स्ट क्लास लिवर का एग्जांपल है ये सी सॉ, जिसमें कि फलक्रम बीच में है, एक तरफ एफर्ट है और एक तरफ रेजिस्टेंस है। आपको ये मत पूछना एफ क्या लिखा, फलक्रम, ई क्या लिखा, एफर्ट बोल रहा हूं मैं। कई लोग थोड़ी देर पूछते सर ये आर क्या था, तो मैं बोल रहा हूँ तभी सुन लिया करो, है ना? तो ये फलक्रम जो है वो बीच में है। इसी तरीके से सेकंड क्लास लिवर का एग्जांपल बताओ मुझे कोई। सेकंड क्लास लिवर का एग्जांपल है जैसे चिमटा। अब चिमटे में क्या होता है, ये है रेजिस्टेंस या लोड। एफर्ट जो है आप यहां से लगा रहे हो, एफर्ट बीच में होता है, और फलक्रम पीछे है इधर। फलक्रम यानी वो हिस्सा जहां पे मूवमेंट हो रहा है। तो हमारी बॉडी के कई जॉइंट्स भी फलक्रम की तरह बिहेव करते हैं। ये एक लाइन एनसीईआरटी में लिख के छोड़ दी है, आपने देखा होगा, वही समझा रहा हूँ। क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी में पूरा पैराग्राफ था, फिर उन्होंने थोड़ा सा काट दिया उसमें से, क्योंकि इनको बस पेजेस कम करने थे एनसीईआरटी। इतने बेवकूफ हैं आपको बताऊंगा मैं,
इनको बोला जाता है पेजेस कम करो, तो ये अंधाधुन पेज कम करते हैं, कट करो यहाँ से, इसको यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो, बिना सोचे कि उसका सीक्वेंस क्या बन रहा है। इवोल्यूशन के जो आपका टॉपिक है ना 12th का, उसको ऐसी की तैसी कर दी उन्होंने। उसमें डायग्राम कुछ और चल रहा है, थ्योरी कुछ और चल रही है, क्योंकि पुराने एनसीईआरटी की बुक में पूरा था, फिर उनको बोला नहीं 7 पेज में खत्म हो रहा है इवोल्यूशन, को 4 पेज में करो, तो काटो पेज, है ना, ऐसे ऊट पटंग कर दिया। तो इसमें आधी चीज गायब कर दी है उन्होंने, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एनटीए में जो बैठे हैं वो पुराने वाले एनसीईआरटी वाले हैं जिन्होंने पहले लिखी थी, और वही पेपर बना रहे हैं, है ना। तो इसलिए हमको पूरा पढ़ना है, उस चीज को बीच में नहीं छोड़ सकते हम। हाँ, उसी में से कई एक्सपर्ट्स जो जिन्होंने नई एनसीईआरटी के पैनल में जो नहीं है पर पुरानी के में थे, वो एनटीए में एक्सपर्ट्स हैं। खैर मैं ज्यादा बातें नहीं बताऊंगा यार, बता नहीं सकते। नहीं नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे जैसे कहते हैं ना डिस्क्लेमर, क्योंकि मैं खुद एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में कमाई करने के लिए पढ़ा रहा हूँ, ये अर्निंग का सोर्स तो यही है ना, इसलिए मैं अपनी और बातें नहीं बता सकता कि मैं अगर और मैं कहाँ क्या जानता हूँ या किसको जानता हूँ, वो नहीं बता सकता, ऐसा नहीं है। एनटीए में मजाक की बात हो तो एनटीए मुझे क्यों कॉल करेगा। हाँ, चलिए, नहीं नहीं वो तो चलो छोड़ो, जो पढ़ रहा हूँ उस पर ध्यान, पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, बाकी मेरे बारे में ज्यादा जानने की कोशिश मत करो ना, मुझे बताना है। हाँ, तो थर्ड क्लास लीवर के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे थे, इसमें क्या चीज बीच में होगी, अब तो एक ही चीज बची बीच में, बताओ क्या। फल्क्रम एफर्ट, अब क्या है, रेजिस्टेंस बचा ना बीच में, तो इसका एग्जांपल बताओ रेजिस्टेंस बीच में का। शॉपिंग कार्ट, याद आया, अमेजन दिख रहा है सबको यहाँ। तो इसमें क्या है, इसमें फल्क्रम या बच्चा कैरी करने वाली गाड़ी, ऐसे होती है ना इसमें, तो फल्क्रम आगे है, ये पहिया, ये कचरा या बच्चा यहाँ बीच में है, ये अपना हो गया रेजिस्टेंस, और एफर्ट माँ पीछे से लगा रही जो गाड़ी लेके जा रही है ऐसे, तो ये, है ना। तो हमारी बॉडी के कुछ जॉइंट ऐसे बिहेव करते हैं फल्क्रम की तरह। फर्स्ट क्लास लिवर एग्जांपल बताता हूं आपको, जैसे जो हमारी अटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट वाला मूवमेंट है, इस मूवमेंट को आप देखेंगे तो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स जो हैं वो एटलस के साथ आर्टिकुलेट कर रहे हैं, ऐसा बनाया था ना अपन ने यहाँ जॉइंट, याद करो ये वाला जॉइंट, ये क्या नाम था इसका, अटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट। तो अटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट इज एन एग्जांपल ऑफ, एओ लिख दिया मैंने, अटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट क्लास लिवर। कैसे, देखिए यहाँ पे, ये आपकी नेक मसल्स हैं पीछे की तरफ, जो पीछे आपके यहाँ मसल्स हैं ये नेक मसल्स हैं, जो ऊपर स्कल में इंसर्टेड है ये वो मसल्स हैं। ये जो आपका फेस की बोन्स हैं, इसका जो वेट है, लोड या रेजिस्टेंस, वो यहाँ से यूं लग रहा है नीचे, चेहरा यूं झुका हुआ है। अब जैसे मान लो ये पीछे, जैसे ना कोई लड़की बैठी पीछे उसका ऐसे चोटी पकड़ के ऐसे खींच दिया तो चेहरा ऐसे ऊपर उठ जाएगा ना, वैसे ही क्या है कि ये मसल से पीछे, तो इनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फेस ऐसे ऊपर उठेगा, तो एफर्ट पीछे से हुआ है यहाँ, ठीक है, रेजिस्टेंस या लोड आगे है, और मूवमेंट कहाँ हुआ, बीच में, यानी कि फल्क्रम पे। फल्क्रम कौन है, अटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट। सेकंड क्लास लिवर का एग्जांपल, ये फ्लेक्शन ऑफ एल्बो। तो हम एल्बो का फ्लेक्शन अगर देखें तो ये हमारी ह्यूमरस है, और फिर यहाँ पर रेडियस और अल्ना होती है, तो आपको पता ही है, सपोज ये रेडियस और अल्ना है, ये रेडियस है, मान लो ये अल्ना है, तो बाइसेप जो है ना वो यहाँ पर है, ये बाइसेप है, देखिए बाइसेप में जब कॉन्ट्रेक्शन होगा तो ये क्या है, ये एफर्ट है। एल्बो जॉइंट पीछे है, वो क्या है, फल्क्रम। और जो हाथ का वजन है, हाथ के हैंड की बोन्स का, और ये है आगे, ये सब क्या है आगे, रेजिस्टेंस। तो फ्लेक्शन ऑफ एल्बो इज एन एग्जांपल ऑफ सेकंड क्लास लिवर। ये सब एम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, मतलब पुरानी एनसीईआरटी, आज नहीं, आज से 10-12 साल पहले पूछे गए, मतलब जब पुरानी एनसीईआरटी चलती थी, नई में भी है तब भी पूछे जाते हैं, नीट को तो आए हुए भी ज्यादा टाइम हुआ नहीं, पर तो ये हो गया सेकंड क्लास लिवर। अब बात करते हैं थर्ड क्लास लिवर की।
थर्ड क्लास लिवर में रेजिस्टेंस बीच में है। इसका भी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे जो हमारा पैर होता है, अब इसमें यहाँ पे तो आपको पता है ये टिबिया है, फिर ये कैल्केनियम, ये टैलस, और ये यहाँ पे नेविकुलर, और फिर हमने बनाई थी ये 3 क्यूनिफॉर्म क्यूबॉइड, और ये यहाँ पे देखिए ये थी मेटाटार्सल्स के बाद टार्स, और ये फेरेंजिस। तो हमारा काफ कूंचा या पिंडली की जो मसल है ये पीछे जो कैल्केनियम में आके इंसर्ट होती है यहाँ, इसे कहते हैं काफ मसल। ये पीछे है। हमारा रेजिस्टेंस या लोड टेलस से सीधा नीचे आ रहा है ना, यहाँ टिबिया से टेलस पे आ रहा है, देखो ये रेजिस्टेंस है, ये बीच में है, एफर्ट पीछे है, और फलक्रम ये आगे है, ये मेटाटार्सल्स ये है फलक्रम। तो जब हम ऐसे पंजों के बल उचकते हैं ऐसे, तो हम एड़ियों को हवा में उठा रहे हैं, नहीं आई बात समझ? तो उसमें उस वक्त क्या हो रहा है पता है, ये जो काफ मसल है ना, इसका जो टेंडन यहाँ कैल्केनियम में इंसर्टेड होता है, ये ऊपर खींच रहा है। काफ मसल में कॉन्ट्रेक्शन आपकी एड़ियों को ऊपर खींच रहा है ऐसे। इस टेंडन को आप पकड़ भी सकते हो ऐसे पीछे, नहीं पकड़ सकते? क्या नाम होता है इस टेंडन का, कोई बता सकता है मुझे? इस टेंडन का जो यहाँ यहाँ पे ये वाला ये जो कैल्केनियम में इंसर्टेड है, जब स्काफ मसल में कॉन्ट्रेक्शन होगा तो ये इसको हील को आपकी ऐसे ऊपर उठाएगा हवा। स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन ऑफ योर बॉडी ऑन द नेम ऑफ ए ग्रीक वॉरियर। ट्रॉय देखिए, किसी ने ब्रैड पिट की एक मूवी थी ट्रॉय, एक्लिस, इसको बोलते हैं एक्लिस टेंडन, क्योंकि उसको इधर ही तीर मारा था इसमें ये टेंडन। तो ये जब काफ मसल है ये ऊपर उठेगी तो यह मूवमेंट होगा। तो कौन ऊपर उठने से रोक रहा है बॉडी को? हमारा बॉडी का वेट। तो ये वेट कहां से है? ये बीच में, तो रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ काफ इज एन एग्जांपल ऑफ थर्ड क्लास लीवर। तो ये 3 तरह के लीवर हैं, ये पुराने एनसीईआरटी में दिए थे, मैंने बता दिए यहाँ। तो लाइन जो कोई मुझे दिखा रहा था वो आगे समझ में, फलक्रम एक जगह लिखा हुआ है ऐसे। तो ये हो गए लीवर। अब हम जॉइंट्स के डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, आर्थराइटिस वगैरह। मिटा दें? तो अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स, जिसमें पहले हम पढ़ेंगे आर्थराइटिस। गठिया बोलते हैं आर्थराइटिस को हिंदी में, गठिया। इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स इज कॉल्ड एज आर्थराइटिस, फाइब्रस या कार्टिलेजिनस नहीं। तो साइनोवियल जॉइंट्स के इन्फ्लेमेशन को हम आर्थराइटिस कहते हैं, क्योंकि साइनोवियल जॉइंट्स नॉर्मली ना फाइब्रस टिश्यू से पूरी तरह से फ्री होते हैं और सबसे मोबाइल होते हैं। बाकी फाइब्रस जॉइंट तो बने ही फाइब्रस टिश्यू के हैं, और कार्टिलेज जॉइंट्स में भी फाइब्रो कार्टिलेज होता ही है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स इज नोन एज आर्थराइटिस। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक बार फिर यहाँ पे साइनोवियल जॉइंट बना रहा हूँ आर्थराइटिस को समझाने के लिए। मुझे एक बार फिर यहाँ पे साइनोवियल जॉइंट बनाना है। इस बार मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए थोड़ी।
तो आर्थराइटिस 3 तरह की होती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, या देखा जाए तो 3 तरह की होती है। हालांकि तीनों ही तरह की आर्थराइटिस में जो सिम्टम्स आते हैं वो कॉमन है, और सिम्टम्स हैं जैसे जोड़ों में दर्द, जोड़ों में सूजन यानी स्वेलिंग, और स्टिफनेस। स्टिफनेस मतलब होता है मोबिलिटी का कम हो जाना यानी अकड़ जाना ज्वाइंट्स का। तो तीनों ही तरह की आर्थराइटिस में जो सिम्टम्स आते हैं वो सेम होते हैं, पेन, स्वेलिंग और स्टिफनेस। हालांकि इनके कॉजेज अलग अलग है। स्टिफनेस मतलब जैसे घुटना है, पहले पूरा मुड़ जाता था, अभी इतना ही मुड़ता है, अभी मुड़ना ही बंद हो गया है। या शोल्डर, पहले आपने सुना होगा ना, ऐसे कई लोगों, पूरा शोल्डर मूव नहीं हो रहा है उनका, कम मूव हो रहा है और कम हो रहा है। तो इस तरह से अब 3 तरह की आर्थराइटिस जो होती है वो है, पहली है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दूसरी है ऑस्टियो आर्थराइटिस, और तीसरी है गॉटी आर्थराइटिस। देखो, तीनों ही तरह की आर्थराइटिस के अंदर जो कॉजेज है ना, इनके रीजंस वो अलग अलग है। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से हो रही है। ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है ये होती है ड्यू टू एजिंग, बढ़ती हुई उम्र के साथ जनरली। और गॉटी आर्थराइटिस जो है ये होती है ड्यू टू गॉट। अभी गॉट क्या होता है, इसमें ना बॉडी के अंदर यूरिक एसिड ज्यादा बनने लगता है, और यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन कम हो जाता है। तो नेट रिजल्ट क्या होगा, बनेगा ज्यादा, एक्सक्रीट कम होगा, तो बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। और ये बढ़ा हुआ यूरिक एसिड बॉडी फ्लूइड्स में इकट्ठा होने लगता है, जिनमें से एक बॉडी फ्लूइड कौन सा है, साइनोविल फ्लूइड। और यूरिक एसिड साइनोविल फ्लूइड के अंदर इकट्ठा जब होने लगेगा उसके क्रिस्टल्स से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये गॉटी आर्थराइटिस है। गॉट से मतलब बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ रहा है, और उसकी वजह से आर्थराइटिस भी होती है। तो 3 ये इनके कॉजेज हैं। अब पहले जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, ये एक इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है, बहुत से रीजंस की वजह से होती है, कोई एक रीजन नहीं होता। इसमें क्या है कि बॉडी के अंदर ना ऑटो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, बिना रीजन के भी हो जाता है कई लोगों में। एंटीबॉडी बनने लगती है इम्यूनोग्लोबुलिन एम टाइप की, आईजीएम। और पता है क्यों होता है, पोस्ट वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, या किसी खाने से किसी को एलर्जी किसी भी चीज से हो जाता है। वायरल वाला बताता हूँ आपको, जैसे आपने चिकनगुनिया, कोविड सुना है आपने ये? अभी कोविड में भी कई लोगों को जोड़ों में दर्द हुआ। होता क्या है कि चिकनगुनिया में क्लासिकली आर्थराइटिस कैसे होती है, वो चिकनगुनिया वायरस इन्फेक्ट करके आपको निकल जाता है। वायरस तो निकल गया बॉडी से अपना साइकिल पूरी करके, लेकिन उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है, और ओवर एक्टिव होके वो अपनी बैंड बजाने लगता है। उसको लगता है यहाँ पे भी वायरस है, यहाँ पे भी वायरस है, ये भी वायरस है, सब वायरस ही वायरस दिखते हैं, असली वायरस तो भाग गया। और वो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होके अपने ही बॉडी के टिश्यूज को फॉरेन एंटीजन मान के उन पे हमला कर देता है। तो कोविड में भी होता है, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है, लंग्स, निमोनिया हो गया लंग्स में। वायरस थोड़ी निमोनिया करके गया, वायरस तो निकल गया, बाद में हुआ है। खैर को हम डिजीज में पढ़ेंगे। तो इसमें चिकनगुनिया में भी यही होता है, और किसी भी वायरल में भी यही होता है कि कई बार क्या होता है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, इन्फेक्शन तो होके निकल गया, और वो बैक्टीरिया वायरस की समझ लेता है बॉडी की अपनी टिश्यूज को। ऐसे ही एक मिस आइडेंटिफाई होने वाली टिश्यू है साइनोविल मेम्ब्रेन। इसकी सेल्स को हमारा इम्यून सिस्टम क्या समझ लेता है, फॉरेन एंटीजन किसी बैक्टीरिया या वायरस की, और इस पे हमला कर देता है।
और इस पे रिलीज कर, और इस पे जो एंटीबॉडी बन के हमला कर अटैक करने पहुंचती है कौन सी होती है? आईजीएम। तो आईजीएम जब इस पे हमला करती है साइनोवियल मेम्ब्रेन पे, तो एंटीबॉडी जब किसी टिश्यू पे हमला करती है तो उस पे अपना टॉक्सिन रिलीज करती है। टॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? उसे डाइल्यूट करके। तो ऐसे में क्या होता है कि जब एंटीबॉडी साइनोवियल मेम्ब्रेन पे हमला करती है तो साइनोवियल मेम्ब्रेन हाइपर सिक्रेटरी हो जाती है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में साइनोवियल फ्लूइड सिक्रेट करने लगती है ताकि टॉक्सिसिटी कम हो यहाँ। और इस चक्कर में जोड़ों में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है, यानी स्वेलिंग आ जाती है। बहुत समय तक जब साइनोवियल मेम्ब्रेन ऐसे ही काम करती रहती है तो धीरे 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 ज्यादा काम करती रहती है, ज्यादा फ्लूइड सिक्रेट करती है, धीरे धीरे थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। और मोटी होने के बाद अब ये एक एबनॉर्मल किस्म के ग्रेन्यूल रिलीज करने लगती है जिन्हें कहा जाता है पैनस। ये पैनस नाम के ग्रेन्यूल जो है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज जो आपको दिख रहा है ना यहाँ, इसका इरोजन कर देते हैं। तो पैनस एक्चुअली कॉजेस इरोजन ऑफ हाइलीन आर्टिकुलर कार्टिलेज। ज्वाइंट के कार्टिलेज का इरोजन हो गया। अब जब कार्टिलेज का इरोजन हो जाएगा तो क्या होगा बताओ? पैनस गला रहा है ना इस कार्टिलेज को, ये गल गया कार्टिलेज। अब हड्डी से हड्डी रगड़ खाएगी। हड्डी से हड्डी जब रगड़ खाएगी यहाँ, तो जोड़ों में क्या होगा? दर्द होगा, फिर घाव हो जाएगा क्योंकि बोन से बोन रगड़ खा रही। अब यहाँ न्यू बोन फॉर्मेशन होगा, हीलिंग होगी। और हीलिंग जब बड़े एरिया की होती है, शायद मैंने आपको पहले ही बताया था, तो फाइब्रस टिश्यू प्रोलिफरेट करती है। मैंने आपको बताया था कि क्यों कुछ चीजों के दाग जिंदगी भर रह जाते हैं और कुछ क्यों स्कार्स कुछ गायब हो जाते हैं। क्योंकि वुंड जब बड़ा होता है तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है वुंड को क्लोज करना, ना कि उसे उसी तरह की टिश्यू से रिप्लेस करना। तो क्लोजिंग, इसी चक्कर में क्या होता है कि यहाँ पे बोन फॉर्मेशन तो होगा पर साथ में ना फाइब्रस टिश्यू भी प्रोलिफरेट करेगी हीलिंग करने के लिए। दिस इज नोन एज फाइब्रोसिस ऑफ ज्वाइंट। अब फाइब्रस टिश्यू अगर साइनोवियल ज्वाइंट में इकट्ठी होने लगेगी तो क्या रूल बताया था आपको कि जिस ज्वाइंट में जितनी ज्यादा फाइब्रस टिश्यू होगी उसकी मोबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो ये ज्वाइंट की मोबिलिटी कम होने लगेगी। ज्वाइंट की मोबिलिटी कम होने लगेगी तो क्या कहलाएगा? ये स्टिफनेस। धीरे धीरे जोड़ पूरा अकड़ जाएगा और मूव करना ही बंद कर देगा। तो ये था रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ट्रीटमेंट बाद में देखेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस सेम चीज होती है, इरोजन होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज का। रीजन अलग है, रीजन होता है वियर एंड टियर। उम्र के साथ जिंदगी भर जोड़ इतना हिले हैं, इतना कि घिस गए उनका कार्टिलेज बुढ़ापा आते आते। नहीं, यही बात समझ। जिंदगी भर जोड़ों में इतना मूवमेंट हुआ कि बुढ़ापा होता कार्टिलेज ही घिस गया। ऐसे आप लोगों का भी घिस जाता है, कभी बहुत ज्यादा दौड़ोगे भागोगे ना तो यहाँ घुटना दर्द शुरू हो जाता है, फिर वो महीने 15 दिन में ठीक होता है क्योंकि कार्टिलेज घिस गया। और आपके केस में वो हील हो जाता है कार्टिलेज, हालांकि बस स्लो हील होते हैं पर हो जाते हैं। ओल्ड एज में वो नहीं होता। तो अब घिस गया कार्टिलेज। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ड्यू टू एजिंग वियर एंड टियर समझते हैं ना, एज के साथ जो ही घिस गया कार्टिलेज। कार्टिलेज घिसने के बाद वही कहानी दोबारा शुरू होगी। अब हड्डी से हड्डी रगड़ खाएगी तो जोड़ों में दर्द होगा। फ्रिक्शन बढ़ गया ना, तो फ्रिक्शन कम करने के चक्कर में साइनोवियल मेम्ब्रेन ज्यादा फ्लूइड सिक्रीट करेगी तो स्वेलिंग आ जाएगी। और उसके बाद वूंड बन जाएगा यहाँ पे, तो फाइब्रस टिश्यू हील करने के लिए आएगी तो स्टिफनेस आ जाएगी। इसी तरह से गॉटी आर्थराइटिस में भी यही होता है, बॉडी में यूरिक एसिड ज्यादा होने लगता है और यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो साइनोवियल फ्लूइड में जमा हो गए हैं क्या करते हैं? ये साइनोवियल फ्लूइड में जब जमा हो गए हैं यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स, तो ये इरोजन कर देते हैं किसका? हाइलिन आर्टिकुलर कार्टिलेज का। अब एक बार हाइलिन आर्टिकुलर कार्टिलेज गल गया, फिर वही कहानी, हड्डी से हड्डी रगड़ खाएगी, दर्द होगा। फ्रिक्शन कम करने के लिए फ्लूइड ज्यादा सिक्रीट होगा तो स्वेलिंग आ जाएगी। और उसके बाद फिर फाइब्रस टिश्यू प्रोलिफरेट करेगी तो यहाँ पर अकड़न या स्टिफनेस आ जाएगी। तो तीनों में होता तो वही है, रीजंस अलग अलग हैं। और जहां तक ट्रीटमेंट की बात है, ट्रीटमेंट भी लगभग लगभग सेम ही है सब में। बस पहले वाले केस में, यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले केस में आप एक एडिशनल चीज करोगे क्या? इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स दोगे आप। इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स होती हैं ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स, जो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेंगे ताकि एंटीबॉडीज ना बने। उसके अलावा तो सब ट्रीटमेंट कॉमन ही है। क्या करोगे? एनाल्जेसिक दो ताकि दर्द कम हो। एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन दो, स्टेरॉइड्स इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं ना, इम्यूनो सप्रेसर होता है ना स्टेरॉइड्स भी। तो एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ये स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। फिजियोथेरेपी कराओ, एक्सरसाइज कराते रहो।
ताकि फाइब्रस टिश्यू टूटती रहे, ना बने। इंफ्रारेड रेडिएशन से सेंक लगाना, बाकी होना कुछ नहीं है इन सब चीजों से। अल्टीमेटली ज्वाइंट ट्रीटमेंट एक ही है, क्या है? जब जोड़ पूरी तरह घिस जाए और खराब हो जाए, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। अल्टीमेट ट्रीटमेंट ज्वाइंट रिप्लेसमेंट ही है। जैसे देखो, ये पूरा कार्टिलेज घिस गया है, यहाँ देखो आप, पूरा घिस गया है। ऐसे में क्या करते हैं हम, ये जोड़ पूरा खराब हो गया, अब ये जो सरफेस, इनको और घिस दो, और यहाँ पे स्पेशल तरह के पॉलीमर्स की या मेटल की बनी हुई सरफेसेस लगा दो, एकदम स्मूथ फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट हो जाएगा। इसे कहते हैं जोड़ बदल देना या ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। अल्टीमेटली यही ट्रीटमेंट है, क्योंकि होना इन चीजों से कुछ है नहीं, ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं। ऑर्थोपेडिशियन क्या होता है? कारपेंटर होता है। कुर्सी की टांग टूट गई तो टांग जोड़ दी, पलंग का कुछ ऊपर का हिस्सा टूट गया, अपने आप जुड़ता है, हील होता है। ऑर्थोपेडिक्स में कुछ करना थोड़ी होता है, सबसे इजी ब्रांच है। सबसे पहले भर्ती थी पीजी में, आजकल तो बहुत हो गए हैं, इसलिए आपस से कम हो गए, पर यही है। बाकी जॉइंट रिप्लेसमेंट ही अल्टीमेट ट्रीटमेंट है इसका। ठीक है। एक और है, छोटा सा चीज बची है, एक दो चीजें, वो मैं अगली क्लास में बता दूंगा। लेकिन अगली क्लास में आप और क्या करेंगे, मसल्स वाला जो टॉपिक है ना आपका, उसमें से पढ़ के आओ 3-4 पेज। ठीक है।